अभी शादी को 1 महीना 6 दिन बाकी था। अचानक ही खबर मिल जाती है कि दामाद जी की थोड़ी तबीयत खराब हो रही है। जैसे ही तबीयत खराब की सूचना मिलती है तो सास अपने दामाद को देखने के लिए उसके घर पहुंच जाती है। पहली बात थी और पहली ही मुलाकात थी। अभी तक तो दोनों सिर्फ फोन पे बातचीत किया करते थे। सुबह से लेकर शाम तक के लिए सास गई हुई थी, लेकिन दामाद जिद करने लगता है कि अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो आज रात को यहीं रुक जाओ। सास जैसे ही उस रात रुक जाती है तो वो दोनों एक साथ एक बिस्तर पे ही सो जाते हैं। और इस बात का किसी ने कोई अंदाजा नहीं लगाया था कि इनके बीच में आखिरकार ये हो क्या गया है। अगला दिन निकलता है, सास जाने लगती है, दामाद कहता है कि और रुक जाओ। फिर रुकते रुकते 5 दिन हो जाते हैं और दोनों 5 दिन तक ऐसे रहते हैं साथ जैसे मियाँ और बीवी या पति और पत्नी रहते हैं। इसके बाद शादी के दिन नजदीक आ रहे थे। अभी शादी में लगभग 9 दिन का समय बाकी था और पूरे इलाके में खबर फैल जाती है कि सास और दामाद दोनों घर से अचानक ही लापता हो चुके हैं। अब ये कहानी सोशल मीडिया पर कुछ इस कदर वायरल हो जाती है कि हर किसी की जुबान पर यही बात चढ़ जाती है कि आखिरकार सास और दामाद ने ये सब क्या किया। आज की इस कहानी के माध्यम से ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये कहानी जो लोगों के सामने पहुंचती है, सास को दामाद से और दामाद को सास से जो मोहब्बत, ये इश्क हो जाता है, इसके पीछे की वजह क्या होती है और लड़की जिससे शादी हो रही थी उसके साथ क्या होता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ की। जिला अलीगढ़ का एक थाना लगता है मंडराक और इसी थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है मनोहरपुर कायस्थ। दरअसल इस गांव की रहने वाली एक महिला का नाम होता है सपना देवी। सपना देवी अपने पति, जिसका नाम जितेंद्र उर्फ जीतू होता है, उससे कहती है कि देखो, अभी शादी में कुल 9 दिन बाकी हैं और 6 अप्रैल 2025 की ये तारीख आ चुकी है। आपको मेरी बहन के यहां पर जाना चाहिए, जाकर आप कार्ड दे के आइयो। अगर आप कार्ड दे के आ जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो वहां देर हो जाएगी और हमें अभी बहुत सारे काम जो करने हैं। जैसे ही पति जीतू उर्फ जितेंद्र ने ये बात सुनी, वो अपनी पत्नी सपना देवी की बात सुनने के बाद सीधा उसकी बहन के घर पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद वहां कार्ड वार्ड देकर, जो आसपास के इलाके में बेटी की शादी के कार्ड बंटने थे, वो कार्ड देकर जब वापस लौट कर आता है तो 6 अप्रैल 2025 की रात लगभग 8:30 बजे के आसपास का वाकया था। जीतू ने अपनी बेटी शिवानी से पूछा, बेटा तुम्हारी माँ दिखाई नहीं दे रही है। तो बेटी कहती है कि पिताजी, वो तो शाम 4:30 बजे के आसपास घर से निकली थी, ये कहकर कि मैं बाजार जा रही हूँ, मुझे कुछ खरीदारी करनी है और थोड़ा सा वक्त लग जाएगा। जैसे ही पिता ने ये बात सुनी, उसने अपनी पत्नी को फोन लगाया। फोन लगाने के बाद अपनी पत्नी से बातचीत करने की जैसे कोशिश की तो पत्नी ने कहा कि मैं बस अभी पहुंचने वाली हूं। यानी कि वो अगले 1 घंटे तक, रात के 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक लगातार फोन लगाया जाता है। और उसकी जो पत्नी होती है, इसका नाम सपना देवी होता है, सपना देवी कोई ना कोई बहाने कर रही थी। अभी आने वाली हूं, थोड़ी देर में आ जाऊंगी, इस तरह के बहाने कर रही थी। कब 1 घंटा बीत जाता है पता ही नहीं चलता और अचानक ही नंबर स्विच ऑफ हो जाता है। लेकिन जब नंबर स्विच ऑफ हुआ था तो आखिरकार ये पता चल चुका था कि वो किसके साथ है, किसके साथ नहीं है। जितेंद्र उर्फ जीतू ने अपने दामाद को फोन लगाया और दामाद से कहा कि मुझे पूरी पूरी जानकारी है, जो मेरी पत्नी यानी कि सपना देवी है वो तुम्हारे साथ है, मेरी बात कराओ। वो शुरुआत में राहुल नाम का, जो जिससे शादी होने वाली थी 16 अप्रैल 2025 को, तो उसके बाद उसने, दामाद ने कहा कि वो मेरे साथ नहीं है। लेकिन जब ससुर ने बार बार रिक्वेस्ट की तो आखिरकार राहुल ये कहने लगता है कि अब ये इसकी चिंता करना आप छोड़ दीजिए। 18 साल से तुम्हारे साथ रह रही है, तुमने इसको कितना परेशान किया है, तुमने इसको कितना टॉर्चर किया है, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। अब मैं पूरी तरह से इनका ख्याल रखूंगा, पूरी तरह से इनके साथ रहूंगा और देख लेना, इन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी आने नहीं दूंगा। जैसे ये बात आती है, आखिरकार जो ससुर होता है, जिसका नाम जितेंद्र उर्फ जीतू होता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि दामाद ये सब क्या बात कह रहा है। और 10:30 बजे थे रात के, नंबर बंद हो जाता है। नंबर बंद हो जाता है, बातचीत करने का जो साधन था, कम्युनिकेशन था, वो टूट जाता है। अब जो ये जितेंद्र उर्फ जीतू होता है, वो सोचकर परेशान था कि आखिरकार उसकी पत्नी ने क्या किया है, कहाँ गए कहाँ नहीं। वो इंतजार कर रहा था कि हो सकता है कि पूरी रात निकल चुकी है, सुबह आ जाए। पूरी रात बैठे बैठे इंतजार कर रहा था, दरवाजे पर लगातार टकटकी लगाए बैठा था कि कब उसकी पत्नी सपना आएगी और उसके जो भी उसे लग रहा था, डाउट लग रहा था, वो डाउट सिर्फ डाउट में ही बदल जाएगा, उसकी पत्नी वापस आ जाएगी। पूरी रात निकल जाती है। इसके बाद जीतू आसपास के लोगों से बातचीत करता है, अपने रिश्तेदारों से बातचीत करता है, परिवार के लोगों से बातचीत करता है। कहता है कि उसकी जो पत्नी है वो रात अचानक से गायब हो गई है, पता नहीं उसका कहाँ है, किस हाल में है। तभी घर वाले, परिवार वाले कहते हैं कि तुम बिल्कुल परेशान मत हो, पहले घर देखो, घर में आखिरकार कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है। घर की जो अलमारियां थी, घर की जो चीजें थी, देखी जाती हैं तो पता चलता है कि घर में लगभग 3.5 लाख रुपए थे,
वो नकदी गायब थी, साथ ही लगभग 5 लाख रुपए के जेवरात थे, वो भी गायब थे। अब इतना देखने के बाद एक तो ये कि उसकी पत्नी गायब हो चुकी है, दूसरा ये कि नकदी और जेवरात वो भी गायब हो चुके हैं। अब ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, अपने ही कुछ साथियों को लेकर नज़दीकी पुलिस स्टेशन यानी कि मंडराक पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद कहानी सुनाता है, कहता है कि साहब अक्टूबर 2024 की ये बात है। राहुल नाम के एक लड़का है जिसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास है। उसके पिता का नाम होरीलाल है, जो कि गांव मछरिया थाना दारो का रहने वाला है। मछरिया नंगला थाना दारो का रहने वाला है, जिसकी तहसील छर्रा लगती है, जिला जिसका अलीगढ़ लगता है। उससे उसकी बेटी की शादी तय हुई थी। बेटी जो कि उसकी 8वीं क्लास तक पढ़ी हुई है, नाम उसका शिवानी है। इन दोनों की शादी तय हुई थी। ये लगभग अक्टूबर 2024 के आसपास की बात है। इसके कुछ ही दिनों के बाद, लगभग 1 महीना या 1.5 महीने या 2 महीने के समय बीते ही होगा, और सास और दामाद दोनों आपस में बातचीत करना शुरू कर देते हैं। दरअसल जब ये रिश्ता लगा था तब वो बीच में आ जाता है। वो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में रहकर फेरी का काम करता है, कपड़े का व्यापार करता है, गांव गांव जाकर, शहर शहर जाकर वो कपड़े बेचता है। इस तरह का उसका बिजनेस, उसका व्यापार है। वो घर पे कम रहता है। अब जब भी मैं घर पे फोन करता था तो पता चलता है कि जो उसकी पत्नी है वो दामाद से बात कर रही है। जब देखो तब 24 घंटे में लगभग 14 से 15 घंटे वो अपने दामाद से ही बातचीत किया करती थी। तब तक तो कोई शक नहीं था, लेकिन अब उसका अचानक से यूं गायब होना बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। जब उसकी अंतिम बार बात हुई थी तो उसने कहा, शादी को 18 साल हो गए हैं, तुमने 18 साल इन्हें कितना परेशान किया है, वो अब तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, वो उसके साथ रहेगी, उसका वो पूरी तरह से ख्याल रखेगा। साहब उसकी पत्नी को ढूंढ के ला दीजिए। घर से 3.5 लाख रुपए की नकदी भी गायब है, लगभग 5 लाख रुपए के जेवरात भी गायब हैं। बेटी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है, आखिर करें तो क्या करें। तब वो उससे पूछते हैं कि वो कैसे मिले, कैसे बातचीत। उसने कहा कि पहले तो वो सिर्फ बातचीत ही क्या करते थे फोन पर, लेकिन 1 मार्च 2025 को उसके पास फोन पहुंचता है। उस वक्त वो बेंगलुरु में ही अपना काम कर रहा था। पत्नी सपना देवी कहती है कि दामाद जी की थोड़ी तबीयत खराब है, पता चला है कि उन्हें जाकर देखना चाहिए। जब बात देखने की आती है वो खुद कहता है कि जाकर तुम देख आओ। पत्नी खुद कहती है कि मैं सुबह को जाऊंगी, शाम को वापस लौट कर आ जाऊंगी। लेकिन वो ना 1 तारीख को लौट कर आती है, ना 2 को लौट कर आती है, ना 3 को आती है, ना 4 को आती है, और ना ही 5 को लौट कर आती है। 5 रात वो अपने दामाद के साथ ही रहती है। तब तो हमें अंदाजा बिल्कुल नहीं था, लेकिन अब ये साफ साफ अंदाजा लग रहा है कि उन दोनों के पहली बार ये 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च और 5 मार्च को फिजिकल रिलेशन बने थे। वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ चुके थे। शायद यहीं से इन दोनों का प्यार परवान चढ़ जाता है, इसलिए आप इसमें मदद कर दीजिए। पुलिस वालों ने ये कहते हुए कि ठीक है, आप तहरीर दे जाइए, इस मामले की हम जांच करते हैं, पड़ताल करते हैं। दोनों का जो नंबर था वो सर्विलांस पे लगा दिया जाता है। साथ ही उनकी जो मोबाइल की कॉल डेटा रिकॉर्ड निकालने की कोशिश की जा रही थी। साथ ही उनके जो लोकेशन थी उसके बारे में पता करने की कोशिश की जा रही थी। पूछा जाता है कि आखिरकार शादी कब थी, कब नहीं थी। तब ये एक बात सामने आती है कि 16 अप्रैल 2025 को गांव के अंदर ही शादी होनी थी। वहीं पर टेंट का इंतजाम था, वहीं पर सब कुछ खाने पीने के लिए हलवाई कर लिए थे, सामान खरीद लिया गया था, कार्ड बांट दिए गए थे। वो 25 मार्च को वापस लौट कर आता है, और जब 25 मार्च को वापस लौट कर आया था तो उसने जब भी वो अपनी पत्नी को देखता था, पत्नी हर वक्त बातचीत करती रहती थी। पूछता था, मैं किससे बात कर रही हो? दामाद जी से बात कर रही हूँ। उसे लग रहा था कि दामाद का और सास का जो रिश्ता होता है माँ और बेटे की तरह होता है। उसके दिमाग में, उसके मन में कोई गलत ख्याल नहीं आया था। लेकिन जो दामाद और जो सास होते हैं, इन दोनों के मन में कोई इतनी गंदगी पल रही थी, किसी ने इस बात का अंदाजा नहीं लगाया। 1 अप्रैल 2025 की बात है। दामाद ने फोन करके कहा था कि ससुर जी यानी कि पापा जी, मुझे मोबाइल चाहिए, आप मुझे एक मोबाइल तो गिफ्ट कर दो। जब बात मोबाइल की गिफ्ट करने की आती है तो वो वीवो का मोबाइल गिफ्ट करते हैं, लगभग जिसकी कीमत 20,000 रुपए के आसपास होती है। वो मोबाइल किश्तों पर लिया गया था, और किश्त पर लेने के बाद उसे दे दिया जाता है। उसे ये नहीं जानता था कि इस फोन का भी वो गलत इस्तेमाल करेंगे। आखिरकार इस मामले में पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है, ये पता निकालने की कोशिश करने लगती है। जब ये जानकारी जुटाई जाती है, खुद मेरी जितेंद्र उर्फ जीतू से बातचीत हुई थी। मैंने उनसे पूछा कि तुम दोनों की शादी कब हुई थी, और जो तुम्हारी पत्नी है, हालांकि पत्नी का असली नाम है अपना देवी, लेकिन उन्हें प्यार से सपना देवी बुलाते हैं, ताकि अपना देवी बहुत नाम कम आपने सुनने को और देखने को मिला होगा, इसलिए सपना देवी मैंने बार बार इस कहानी में बुलाया। वो बताते हैं कि साल 2007 की ये बात है। जयरामपुर एक गांव लगता है और थाना लगता है मिरहेची, और जिला लगता है एटा, जो कि उत्तर प्रदेश का ही एक एटा जिला है। 2007 में शादी होती है। पहले एक बेटी पैदा होती है, उसके बाद एक
बेटा फिर एक और बेटा, 3 बच्चे पैदा हो जाते हैं। और ये जो घटनाक्रम है, ये जो मामला है, जब सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो चारों तरफ समाज में इस घटना को लेकर तमाम तरह की बातें शुरू हो जाती हैं। माँ और बेटे जैसा रिश्ता, उसमें आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? जब बेटी से मीडिया वालों ने, पत्रकारों ने ये पूछना शुरू किया तो बेटी को शुरुआत में तो लग रहा था पता नहीं ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब धीरे धीरे लोगों ने उसको एहसास कराया तो वो लड़की जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे वो बीमार पड़ने लगती है और अपनी माँ की उस करतूत को लेकर इतना ज़्यादा परेशान, इतना ज़्यादा टेंशन में आ जाती है, वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार उसकी माँ ने ऐसा काम क्यों किया। एक पत्रकार ने उससे पूछा कि आप क्या कहना चाहती हो? उसने कहा कि बस मैं अपनी माँ से एक बात कहना चाहती हूँ, जो भी नगद, जो भी जेवरात तुम यहाँ से लेके गई हो वो हमें वापस देके चले जाओ, इसके अलावा हमें तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। यही बात जब एक पत्रकार ने जितेंद्र उर्फ जीतू से पूछा तुम क्या कहना चाहते हो, वो कहता है कि बस मैं पुलिस प्रशासन से एक ही अपील करता हूं, एक बार मेरे आंखों के सामने मेरी पत्नी को लाकर दे दो। मैं अपनी पत्नी से पूछना चाहता हूं कि आखिरकार तुमने अपनी बेटी के लिए इतना बुरा काम क्यों किया है। हालांकि पुलिस ने इस मामले को जीडी में तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है। जब पुलिस वालों यानी कि अधिकारियों से जानने की कोशिश की कि आखिरकार आपने ये इसमें एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की है, तो वो कहते हैं कि लड़का यानी कि दामाद और लड़की यानी कि सास की उम्र लगभग 38 साल है और जो दामाद है उसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास है। दोनों ही बालिग हैं और भारत का जो कानून है वो ये कहता है कि 18 साल से ऊपर होने के बाद वो अपने फैसले खुद ले सकते हैं। वो खुद ये जानते हैं कि इसका फैसला अच्छा है या बुरा है, इसके क्या नतीजे हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने सोच समझ के फैसला लिया है। यदि सास ये जिद पर अड़ जाए कि उसे अपने दामाद के साथ ही रहना है तो शायद जितेंद्र भी नहीं बल्कि कानून भी नहीं, कोई भी कुछ नहीं कर सकता, वो दोनों साथ ही रहेंगे। हालांकि इस मामले में जो शिकायत दी गई है 3.5 लाख रुपए की, साथ ही ये शिकायत दी गई है कि उसने 5 लाख रुपए की जेवर वो साथ ले जाती है। इस मामले में जरूर हो सकता है कि कोई एफआईआर वगैरह दर्ज हो जाए, भविष्य में ये बात तय हो जाए। अगर ये बात अपराध सिद्ध नहीं हुआ कि वो घर से सामान कुछ ऐसा चोरी वगैरह नहीं किया है तो इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो जहां चाहें वहां रह सकते हैं। पुलिस प्रशासन उन्हें ढूंढने की तमाम कोशिशें कर रहा है, लेकिन ढूंढ के भी शायद कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन उसने न केवल 2 बच्चों का नुकसान किया है, जो दो बेटे हैं, और साथ ही बेटी का नुकसान किया है, बेटी की इज्जत को भी तार तार किया है, अपनी भी इज्जत को तार तार किया है। समाज में जो एक मैसेज था, संदेश था, वो भी बहुत गलत चला गया है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, सोच समझ कर काम करने चाहिए। इस घटना ने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया है, लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि एक सास ने आखिरकार ऐसा क्यों कदम उठाया, जबकि वो उसकी बेटी से महज 2 साल बड़ा है। बेटी 18 साल की है तो दामाद 20 साल का है। ऐसा क्यों किया है? बस यही सोच सोचकर बेटी का भी, उसके पति का भी, साथ ही पूरे समाज का भी सोचकर भी ये बुरा हाल है कि आखिरकार ये समाज किस ओर जा रहा है। जाते जाते भाकली के रहने वाली हैं योगिता, और आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। साथ ही धर्मेंद्र यादव हैं, प्रिया यादव हैं, आज इनकी शादी की सालगिरह है। इनको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। वैसे भी ये इनकी पहली शादी की सालगिरह है। और कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें खुर्जा के सलीम सैफी हैं, महराज सैफी, इमरान सैफी, मास्टर साबिर, हाफिज उमेर साहब, राहत भाई, साथ ही मोहम्मद आरिफ, और इसके अलावा गोंडा से हैं सुभाष, जालोर से गोविंद परमार हैं, राजस्थान से बलकेश हैं, बिहार नवादा से विशाल महतो, नैनीताल से संजय कुमार, शिकोहाबाद से सुरेश चंद गौतम, मालीपुर उत्तर प्रदेश से अवनीश कबाड़िया, कोटा राजस्थान से राम कुमारी शर्मा, जगदीशपुर अमेठी से सुरेश कुमार यादव, मेरठ से ऋषभ ठाकुर, मुरादाबाद से विकास कुमार, विजय कुमार, नसरुद्दीन मोला कलकत्ता के रहने वाले हैं। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।